हो ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट। ठीक है। अब देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट, बेसिकली जिसको आप GOC1 के नाम से भी आप जानते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल देख रहे होते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल। देखिए, बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2 दो जगह है आपके सिलेबस में। GOC2 में जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर पढ़ते हो, 11th का 12th का, अल्केन अल्कीन अल्काइल हाइड्रोकार्बन वगैरह, तो वहाँ पे आप रिएक्शन करने जाते हैं। तो जब स्टूडेंट रिएक्शन करने जाता है तो स्टूडेंट का जो अभी तक का जो हम लोग का अनुभव रहा है, स्टूडेंट क्या देखता है? सीधा प्रोडक्ट देखता है और वो सोचता है जो याद कर लो या प्रोडक्ट आ जाए। लेकिन बेसिकली होता क्या है, आपको एज ए रिएक्टेंट देखते ही ये समझ में आना चाहिए इसमें कौन सा स्टेप होगा। ठीक है, तब समझ में आएगा। तो वहां पे आप क्या देख रहे हो? तो प्रोडक्ट बनाना सीख रहे होते हो। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में क्या, तो भाई जो कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसा है वो आप रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में देख रहे होते हो। फिर क्या होता है, जब GOC2 में जाते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में जाते हो, तो फिर वहां पे आप रिएक्टेंट देखते हैं। एक बार आप इनिशिएट कर लिए रिएक्शन को ना, तो फिर आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। रिएक्शन इनिशिएट करने आना चाहिए। और रिएक्शन इनिशिएट करने आता हो, उसके लिए क्या हो, जो ही आप मॉलिक्यूल को देखो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है ये आपको पता चलना चाहिए। तो वही बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में। ठीक है। और इसमें क्या क्या, इसके कितने टाइप है? 4 टाइप आप पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हो? इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को आई इफेक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड, बिल्कुल सही, रेजोनेंस। थर्ड, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। या इसी को एच इफेक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। और फोर्थ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या मेरे भाई? इलेक्ट्रो, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली मॉलिक्यूल में होना क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना है। और उसके बेसिस पे ये 4 टाइप आपको है आपके सिलेबस में। ये पूरा GOC रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में यही पढ़ ही रहे होते हैं आप। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप जैसे देखिए, दो वर्ड यहाँ पे आता है। एक क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे होते हैं, कार्बन की सारी बातें चल रही होती है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात चल रही होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन आपका होगा कैसा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, या पाई इलेक्ट्रॉन होगा, या क्या होगा, लोन पेयर होगा, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक। अब दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट कैसा कैसा हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट आइदर
इट इज पार्शियल और कंप्लीट। ये जो तारों चीज आप पढ़ने वाले हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस हो, हाइपर कंजुगेशन हो या इलेक्ट्रोमेरिक हो, तो इसमें यही देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसा है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है। और यही पूरा चैप्टर में ही चार चीज पढ़ोगे, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और कुछ ना कुछ चारों में डिफरेंस जरूर होगा। ठीक, जैसे बात करोगे इंडक्टिव इफेक्ट का, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिलोकलाइजेशन होता है। अब आ जाओ रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या क्या होगा, आइदर इट इज पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा। अब हाइपर कंजुगेशन, इसमें किसका होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा। कंपेयर करो चारों को। अब जैसे देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, या तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होगा, या डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होगा, या दोनों में ही डिफरेंस होगा, यही चीज होगा चारों में। अब जैसे देखो कंपेयर कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस का। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्प्लेसमेंट है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट या पार्शियल डिलोकलाइजेशन है। जबकि रेजोनेंस में देखो यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस में सिग्मा थोड़ी ना है, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैसा डिलोकलाइजेशन है, कंप्लीट। तो दोनों में डिफरेंस आ गया है ना, डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस है और डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्प्ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे देखो इंडक्टिव ऑफ हाइपर कंजुगेशन का करो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ सिग्मा है तो यहाँ भी सिग्मा है, बट यहाँ पे डिलोकलाइजेशन कैसा है, पार्शियल, तो यहाँ पे कैसा है, कंप्लीट। अभी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, अभी पता चलेगा। पार्शियल का क्या मतलब है, बॉन्ड बना रहेगा। जैसे HCl पढ़ते हो तो H के ऊपर डेल पॉजिटिव, Cl के ऊपर डेल नेगेटिव, तो जिसका ईएन ज्यादा है उसके तरफ अपने तरफ बॉन्ड को, क्या ना, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, तो वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का। जबकि बॉन्ड ब्रेक हो जाए NaCl, Na प्लस Cl माइनस, कंप्लीट, समझ रहे हो ना उस तरह। हाँ बॉन्ड, खैर वो अभी क्लियर हो जाएगा। लिखो फटाफट। हो गया, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो 11th में पढ़े होगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताओ क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ डिफिनेशन वगैरह अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल। तो देखो कई बार ना, जैसे कि आप भी बोल रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट का स्टूडेंट से जो डिफिनेशन पूछते हैं तो स्टूडेंट बताते हैं जो सर देखो अभी अभी तो आप भी पढ़ाए हो, तो ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिलोकलाइजेशन है। या कई बार स्टूडेंट इसमें ऐड कर देता है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिलोकलाइजेशन ड्यू टू डिफरेंस इन EN। तो वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका पार्शियल डिलोकलाइजेशन होगा ना यार, तभी तो यहाँ पे क्या है, डेल निगेटिव, और यहाँ पे क्या है, डेल पॉजिटिव, और दोनों में क्या है, EN डिफरेंस भी है। तो क्या इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, नहीं बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ी ना है, ठीक है। तो वो इनकम्प्लीट डिफिनेशन है या डिफिनेशन ही गलत है। तो आओ अब इसके रेफरेंस पे समझते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं, रेफरेंस मॉलिक्यूल। एक अल्केन लिया, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ऑल बॉन्ड आर सिग्मा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस सब प्लेस पे हाइड्रोजन प्लेस आपको पता है, ठीक है। तो दो टाइप के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अच्छा, इस वाले बॉन्ड को देखोगे तो मेरे भाई कार्बन और कार्बन का तो ईएन क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ईएन क्या है, कुछ ईएन में डिफरेंस है, बट इस कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को भी हम लोग क्या करते हैं, नॉन पोलर कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो बोलोगे सर ये बात मतलब ठीक लग नहीं रही है, क्योंकि एक्चुअल बात करोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के ईएन में डिफरेंस तो है, और कार्बन और हाइड्रोजन के ईएन के बीच में डिफरेंस है, तो कुछ तो पोलैरिटी होनी चाहिए। अगर आप ये मान रहे हो जो कार्बन का ईएन ज़्यादा है, तो कार्बन जिसका ईएन ज़्यादा तो उसके ऊपर क्या होगा, टेल निगेटिव, और इसके ऊपर क्या होगा, टेल पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ जो भी इफेक्ट है, अभी जैसे देखो इसकी ईएन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट होगा, ये तो इफेक्ट जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, या एक जनरल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक्स है और वाई है, ठीक है। अब वाई का ईएन ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो वाई का कौन सा नेचर हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है। या अगर एक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एक्स का क्या नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर, है कि नहीं। तो वो तो किसके रिफरेंस में देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो भी नेचर आप लेना चाहते हैं, आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो कंसिडरेबल नहीं है। अच्छा, कंसिडरेबल का क्या मतलब है, वो मैं भी मान रहा हूँ, जो इसके बीच में क्या है, ईएन का डिफरेंस है, लेकिन ये ईएन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये चार्ज इतनी कम है जिसके कारण ये मॉलिक्यूल किसके जैसा बिहेव कर रहा है। देखो, अप्रॉक्स नॉन पोलर का साइन लगाया हूँ, नॉन पोलर के जैसा। तो यानी कि अच्छा, तो यहाँ पे रेफरेंस लेने का क्या मतलब है, इसको रेफरेंस लेने का ये मतलब है जो अल्केन के केस में या कार्बन हाइड्रोजन के कारण जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, वो पोलैरिटी कैसी है, कंसिडरेबल नहीं है। या जो चार्ज डेवलप हो रहा है, ये चार्ज कैसा है, नॉट इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव चार्ज, ठीक है, नॉट इफेक्टिव चार्ज। तो ये चार्ज इफेक्टिव चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका जैसे यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है, दो कार्बन ईएन सेम है, तो ये तो एग्जैक्टली नॉन पोलर है। लेकिन यहाँ ईएन में डिफरेंस है, कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, रेफरेंस मान के चल रहे हैं। उसका जो भी नेचर आप मान रहे हो, आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो कंसिडरेबल नहीं है। और जब वो कंसिडरेबल नहीं है, तो क्या उसके बाद, अब इसी बेसिस पे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। जो अभी जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो डिफिनेशन जो आया था, जो डिफिनेशन अभी हम लोग निकालने वाले हैं, जो डिफिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो इसी के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो रेफरेंस मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत, एक्चुअल में तो ये पोलर है, बट इसको क्या मान लिया, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि इसका जो भी चार्ज है वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है। हाइड्रोजन का जो भी नेचर आप मानना चाहते हैं, वही तो नेचर होगा, आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो क्या है, कंसिडरेबल नहीं है, या रिफरेंस है, निग्लेजिबल है ना। इफेक्ट होता है ना यार, इफेक्ट तो किए, बट इतना लेस इफेक्ट किए जो इफेक्ट कैसा हो, निग्लेजिबल हो। तो अब इसी बेसिस पे यही रेफरेंस मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही मॉलिक्यूल लेते हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और हाइड्रोजन की जगह पे कोई और एलिमेंट लेंगे।
हाइड्रोजन को हम लोग कैसा माने, रेफरेंस, यानी कि ना ही तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, कोई है नहीं, ठीक है। तो दो ही प्रकार के होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा तो वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर हो तो भी हाइड्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब देखो इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे हम ले लेते हैं जेड, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, ठीक। ये किससे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब आप समझिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो आपको ही पता है, जो सर देखो इसमें तो कोई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसके ऊपर क्या साइन आएगा, एल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल। अब सोचिए, यही काम जब हाइड्रोजन कर रहा था, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर था या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर था, का जो चार्ज था वो कैसा था, नॉन कंसिडरेबल। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो दोनों रेफरेंस लेंगे, ये जेड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा, और हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसको कंसीडर करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो डेल निगेटिव चार्ज आया, ये क्या आएगा, कंसीडरेबल होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से चैप्टर खुलेगा, अभी ये दोनों कार्बन का ईएन क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, डेल निगेटिव, अब ये कार्बन कैसा हो चुका है, पोलर। अब सोचो, इस दोनों एटम में डिफरेंस है, जब ईएन सेम था तभी तो नॉन पोलर था, अब ईएन में डिफरेंस आया, यहाँ पे डेल निगेटिव, अब डेल निगेटिव आया तो अब ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि नहीं, भाई आउटसोर्स से डेल निगेटिव चार्ज ला रहे हो। तो देखो इसको मैं और डिटेल समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई ग्रुप है, ठीक है, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन, तो मान लो यहाँ पे कुछ है, बॉन्ड बनाया, एक एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मान लो इस ग्रुप से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, L1 है। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप बताइएगा, इसी ग्रुप पे आउटसोर्स कर रहा हूँ, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक। अब जो ही ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो पहले जब ये न्यूट्रल था ग्रुप, तो इसका डिस्टेंस अभी भी सेम रहेगा या डिफरेंस आएगा, अब बोलोगे सर कॉमन सेंस है, डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि आपने निगेटिव चार्ज लगाया है और ये इलेक्ट्रॉन भी कैसा है, निगेटिव, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, और ये दूरियां बढ़ेगी, होगा ना कुछ L2, ठीक, रिपेल ही तो कर रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ भी होगी कि नहीं, यदि न्यूट्रल था, आउटसोर्स से आपने कुछ तो पार्शियल चार्ज लाया तो उसके कारण ये, तो इस पे भी क्या आएगा, एल निगेटिव, आएगा कि नहीं बोलो, लेकिन इससे ये क्या होगा, कम होगा, फिर, और अब उसको मैं यहाँ पे, अब आप देखो इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो निगेटिव चार्ज है इसकी मैग्नीट्यूड को कम करते जा रहा हूं, ठीक। अब देखो मान लो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कम करेंगे तो फिर इसका रिपल्सन क्या होगा, कम, L2 का डिस्टेंस कम होता जाएगा कि नहीं, मैग्नीट्यूड और कम और कम, और एक समय ऐसा ले लिए जो बिल्कुल ही कर दिए, तो कुछ तो समय आएगा कभी ना कभी ये कैसा हो जाएगा, ये जो मतलब ये रहेगा तो, लेकिन इतना कम रिपेल इसको करेगा जो कंसिडरेबल नहीं है, निग्लेजिबल है, उसी केस में तो इसको क्या मानेंगे, नॉन, देखो नॉट इफेक्टिव चार्ज, ये कौन सा वाला चार्ज है, लास्ट वाला चार्ज है, उसको कम करते करते इतना कम कर दिए जो रिपेल अभी भी कर रहा है, लेकिन इतना माइन्यूट डिफरेंस है उसको क्या है, कंसिडरेबल नहीं है, निग्लेजिबल है, वो चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो ये है। तो उसी तरह यहाँ पे और ये प्रैक्टिकली देखा गया, जो व्हाट एवर द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, जेड का जो भी स्ट्रेंथ हो, चाहे कितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इसकी कितनी ज़्यादा हो,
प्रैक्टिकली 3 कार्बन एटम तक ही, 3 कार्बन एटम तक ही क्या हो पाता है, ये चार्ज कंसिडरेबल हो पाता है। अब यहाँ पे भी डेल निगेटिव आएगा, लेकिन वो क्या होगा, कंसिडरेबल नहीं होगा, नेक्स्ट वाले को प्रॉपर रिपेल नहीं कर पाएगा, नहीं बना रहा। हाँ, डेल निगेटिव रिपल्सन के कारण ही तो आया, इसको रिपेल किया तो चार्ज क्या हुआ, इसके जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हुए। भाई अभी तो दोनों एटम, यहाँ पे दोनों एटम कैसे थे, एक जैसे थे, कोई रिपल्सन नहीं। अब इसके ऊपर डेल निगेटिव आया तो इसके ऊपर क्या आया है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आया है, तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि नहीं, रिपेल किसके तरफ करेगा, इसके तरफ। तब इसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल निगेटिव आएगा। फिर यही, लेकिन इससे इसका डेल निगेटिव क्या है, कम है, फिर इसको ये रिपेल करेगा, उसके रिस्पेक्ट में कम करेगा, तो यहाँ पे और कम आएगा, और इस वाले फोर्थ मॉलिक्यूल पे जाते जाते वो क्या हो जाएगा, नॉन कंसिडरेबल हो जाएगा। समझ गए, ठीक है ये। अब आप सोचो, इसको हम लोग बाद में बना लेंगे, इसको मैं फिर से बना दूंगा, अभी यहाँ पे देखो, दो ही इफेक्ट का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। आपको ही पता है इधर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बनाओगे, और वही सेम मॉलिक्यूल ले लो। ठीक, अब वहां पे जेड लिए हो, वाई ले लो। अच्छा, वाई का कौन सा पावर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, डब्लू होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, और ये जो भी पावर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, किससे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब आप सोचो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल निगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, और प्रैक्टिकली पता है जो भी घटना होनी है कहाँ तक होनी है, थर्ड कार्बन तक होनी है। अब सोचो, यहाँ पे क्या आ गया, डेल पॉजिटिव, वही फिर से वही बात, पहले से तो दोनों के बीच में क्या था, दोनों एक जैसे थे, अब इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आया, यानी कि क्या, अच्छा एक बात आपको बताए होंगे, जो ईएन जब पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल, तो एकदम बोले थे सिंपल लैंग्वेज में, ये ईएन क्या है, इलेक्ट्रॉन की भूख। ठीक, अच्छा, जिसकी ईएन ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा। तब ना देखते हो जो फ्लोरीन की ईएन सबसे ज़्यादा, तो वो जिसकी ईएन ज़्यादा होते हैं वो अपने तरफ क्या करता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और अपने तरफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या बनता है, डेल निगेटिव, और पास वाले एटम पे जिसके साथ बॉन्ड बनाया उस पर डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब सोचो, इलेक्ट्रॉन की भूख है, ये कार्बन पहले दोनों का ईएन क्या था, सेम, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इससे दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इसका ईएन इंक्रीज होगा कि नहीं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, भाई ईएन क्या है, इलेक्ट्रॉन की भूख, तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो ईएन क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन उससे छीनोगे तो ठीक। अब इसका ईएन ज्यादा, तो अब ये क्या करेगा, जो ही ईएन बढ़ा तो बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, डेल, यहाँ भी डेल, यहाँ पे नॉन कंसिडरेबल, फिर से वही। एक दूसरी बात और देखिए, ये जो है डेल निगेटिव, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है कि नहीं है, इसी से जा रहे हैं, कम होती जा रही है, और इन सबसे बड़ा ये अकेला डेल पॉजिटिव होगा कि नहीं, ओवरऑल तो मॉलिक्यूल अभी भी न्यूट्रल ही है ना मेरा, सबके बराबर वो अकेला है। ठीक, वही कहानी यहाँ भी होगी कि नहीं, ठीक है, और डेल निगेटिव इनसे भी। इतनी बातें अभी तक आपको समझ में आ गई, हाँ हाँ।
एक बात बताइए, जैसे तुम, यही बता दूँ, HCl लिखते हो कोवलेंट कंपाउंड, यहाँ पे क्या लिखते हो, डेल नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखते हो, डेल पॉजिटिव। और ये दोनों आप, यही आपके मन में चल रहा होगा जो सर ये तो दोनों बराबर होता है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है। तो जितने डेल नेगेटिव है उतने ही डेल पॉजिटिव है। ये मॉलिक्यूल तो ओवरऑल ये भी तो न्यूट्रल ही है ना मेरे दोस्त। तो ये डेल पॉजिटिव अकेला इस सारे चार्ज के बराबर होगा ना। और ये चार्ज यहीं पे थोड़ी है, भले नॉन कंसिडरेबल है, यहाँ भी तो है कि नहीं। तो ये सबके बराबर है क्या? सबके इक्वल वो अकेला है, सिर्फ इसके इक्वल थोड़ी ना है, इन सबके इक्वल है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल तो कैसा है, न्यूट्रल ही है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज, तभी तो न्यूट्रल है। अब यहाँ तक कोई देखो, अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, अभी तक मैं सिंपल एक रेफरेंस मॉलिक्यूल, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो एक रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या लिए हैं, अल्केन। अल्केन में टू टाइप्स के बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो प्योर नॉन पोलर है ही, क्योंकि बोथ EN ऑफ बोथ द कार्बन एटम आर सेम। बट देर इज डिफरेंस बिटवीन EN ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट इसको भी हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, नॉन पोलर कंसीडर किए हैं, क्योंकि इस पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो कंसिडरेबल चार्ज नहीं है या निग्लेजिबल चार्ज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कॉमन सेंस की बात है, भाई इलेक्ट्रॉन है जो उसके इस कार्बन के साथ जो एलिमेंट लग रहा है, दो ही नेचर तो होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन का आप जो भी नेचर मानना चाहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो क्या है, कंसिडरेबल नहीं है, वो कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो उसको हम लोग क्या मान लिए, रेफरेंस मान लिए, वो नेचर रेफरेंस है। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर रहे हो तो किससे ज़्यादा करो, हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहे हो तो किससे ज़्यादा करो, हाइड्रोजन से। तो ठीक, अब उसके बेसिस पे जैसे यहाँ पे ये लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, ठीक है, जेड का किससे ज़्यादा, हाइड्रोजन से ये। अब देखो यहीं से आप पढ़े होगे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई, यहीं से खुलेगा, जो एक होगा प्लस आई और एक होगा माइनस आई, ठीक है। उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली हुआ क्या, देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलेंगे मेरे भाई। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर है ना यार। अच्छा, ये सी और वाई का बॉन्ड कैसा है, पोलर। ये पहले से कैसा था, नॉन पोलर, लेकिन अब कैसा हो चुका है, पोलर हो चुका है ना, ठीक है। तो वही जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसमें पोलैरिटी डेवलप हुई, किसके कारण, ड्यू टू पोलर बॉन्ड इन विसिनिटी। विसिनिटी बेसिकली होता है जो एडजेसेंट एटम, उसके जो आस पड़ोस पे होगा उसी पे तो होगा। इनका कोई नहीं, ये दोनों तो मस्त थे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, दोनों एकदम खुश थे, जब दोनों का इन सेम है, दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर। लेकिन क्राइम यहाँ पे हुआ, चीजें घटना यहाँ पे हुई, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव यहाँ पे हुआ, और उसका इफेक्ट इन तीनों पे भी पड़ा। तो नॉन पोलर बॉन्ड कैसा हो रहा है, पोलर, किसके कारण, पोलर बॉन्ड के कारण अपने विसिनिटी में, तो उसी को इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्लियर हुआ। तो HCl को क्यों नहीं बोले थे, क्योंकि पड़ोस में थोड़ी ना, वहाँ जो भी घटना हो रही थी वहाँ EN में डिफरेंस तो हो रहा था, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट का कंप्लीट डिफिनेशन ये है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इसके कारण इधर कुछ इफेक्ट होने लगा, है कि नहीं। ये पोलर बने और ये सब क्या थे, नॉन पोलर, और इनमें पोलरिटी डेवलप होने लगे, यही क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, जैसे ये चैप्टर जब आगे बढ़ेगा, तो मतलब ये टॉपिक जब आगे बढ़ेगा, डिस्टेंस का मामला क्लियर दिख रहा है, और जो 3 एटम तक क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है कि नहीं। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी, वही जी वाला एग्जाम्पल्स आपको समझाए ही थे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और प्रैक्टिकली तो फोर्थ कार्बन पे जाके क्या हो जाता है, निग्लेजिबल ही हो जाता है। इसको नोट करो फिर। हो गया, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, आई इफेक्ट का, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड।
कोई दिक्कत? विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस में, एडजेसेंट, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उसी में। अब जो तुम पूछ रहे थे जो पार्शियल इफेक्ट क्या होता है, अब इसमें समझ में आया? जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जब रेजोनेंस पर होगे तो तुमको कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, जब बॉन्ड टूट रहा होगा, सारा समझ में आता जाएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। देखो आज पहला लेक्चर है, लेकिन इस चैप्टर का ना पूरा खाका तैयार हो जाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट में कोई दिक्कत? डिफिनेशन समझ गए ना आप? अब आइए, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कर ही क्या रहे थे? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही तो देख रहे थे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट का? या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेचर, या ये भी आप बोल सकते हो जैसे वाई और जेड दो ग्रुप लिए थे ना, उस ग्रुप का नेचर कैसा है वो लिख लो, ज़्यादा बढ़िया। तुरंत। जो ग्रुप ऐड कर रहे हैं। मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन है, और यही तो बार बार हम लोग इम्फेसिस कर रहे हैं, दो ही चीज तो होगा। आइदर इट इज, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, लोग यहाँ प्लस आई माइनस आई, आप सिंपल से एग्जांपल देखो, एक चीज पकड़ो, HCl। मेरे भाई देखना, क्लोरीन, क्लोरीन का ईएन क्या है, ज़्यादा है ना, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट क्या, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, एल निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है वहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, है ना? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, माइनस आई। अब इसी एग्जाम्पल को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में समझो, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा, डेल पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उस पर क्या लगेगा, प्लस आई। ये पढ़ते हो, इसके बाद इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट, वहां भी पढ़ोगे, प्लस एम माइनस एम। आप सोचो क्यों प्लस एम और माइनस एम सिर्फ पढ़ते हो, प्लस एम में क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, और माइनस एम में इलेक्ट्रॉन रिलीज, है कि नहीं? अरे उल्टा बता दिए ये, ठीक। और वही चीज किस में होगी, हाइपर कंजुगेशन में भी दो ही इफेक्ट, प्लस एच माइनस एच। इलेक्ट्रोमेरिक में भी सेम चीज। तो उसी वहीं पर जा करके पूरा एक महीना चलेगा, 20 से 25 लेक्चर ले रहे होंगे, लेकिन खाका यहीं से तैयार हो रही है पूरे चैप्टर में, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन की ही तो घटना है। अपने सोचो ना, प्लस एम माइनस एम ही क्यों पढ़ते, कोई और इफेक्ट क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो दो ही तो घटना होगी, जो ग्रुप जुड़ रहा है पूरा, वहां भी तो देखते हो ना, बेंजीन रिंग पे पूरा जोड़ोगे, 12th में हो तो पूरा का पूरा करते हो ना, तो वो प्लस एम माइनस एम, तो वो उसी के बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ नहीं, लिखो, नोट करो फटाफट। क्या, जैसे देखो, अल्केन है, ठीक है, अब अल्केन में हाइड्रोजन की जगह पे क्या ऐड कर रहे हैं, उसका क्या नेचर है,
है ना, जो ग्रुप आप एक्स्ट्रा ग्रुप जो आउटसोर्स से जो ग्रुप है, बेसिकली 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो उसमें एक में ही तो डिफरेंस रहता है, वो ग्रुप ऐड है, उस ग्रुप का क्या नेचर है, ग्रुप का ईएन कैसा है, ईएन ज़्यादा है तो अपने तरफ अटैक, मतलब समझ रहे हो ना, ईएन कम है तो रिपेल करेगा, तो उसके बेसिस पे जो ग्रुप का क्या नेचर है, समझ गए। अब आओ, फिर यहाँ पे आएगा, आप लोग भी 11th में खूब रटे होंगे, प्लस आई माइनस आई, और वो पूरा एक टेबल बनाए हुए हैं एन ओ माइनस, वो रटने की जरूरत नहीं है। देखो पूरे केमिस्ट्री में, अच्छा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट समझ गए ना, ठीक। अब देखो, अब आ जाओ, हम लोग कुछ भी लर्न नहीं करेंगे। अब मैं क्या किया हूँ, पूरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी माइनस आई में पढ़ेंगे, और 2 कैटेगरी प्लस आई में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, एटलीस्ट मॉलिक्यूल देख के पहले पहचानो तो जो प्लस आई है या माइनस आई है, तो प्लस आई वाली कैटेगरी याद रख लो, 2 कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी याद कर लीजिए, इसके बाद जो रिमेनिंग है सब किस में चला जाएगा, माइनस आई में, ठीक है। अब प्लस आई को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए मेरे भाई, प्लस आई में सिंपल सा बात होगा, दो ही कैटेगरी होगी, और सेचुरेटेड। अब बोलोगे सर नेट चार्ज निगेटिव क्या कहना चाह रहे हो, भाई कुछ नहीं कहना चाह रहे, नेट चार्ज निगेटिव का सिंपल सा मतलब है, कोई कंपाउंड है उसके ऊपर कंप्लीट निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो वो किसका हिस्सा है, प्लस आई सीरीज का, या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा दूसरा कोई ना हो, और सबके सब कैसा हो, सिंगल बॉन्ड, तो उसी को क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो प्लस आई सीरीज पहचानने में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज ये देखना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या नेट चार्ज निगेटिव हो, पहले आप पहचानना सीखो, सीरीज तो मैं बता दूंगा। अब जैसे देखो कोई मॉलिक्यूल ले लो, अब आप बताना जो ये प्लस आई है या माइनस आई है। बिल्कुल सही, बोलोगे जो सर ये तो फ्री वैलेंसी है, माइनस थोड़ी ना है, तो ये क्या नेट चार्ज इसके ऊपर निगेटिव है, नहीं, और रुक जाओ, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नहीं, तो क्या हो गया। अब एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ, ये एच प्लस हटा के, अब ये बताओ, कुछ दिमाग नहीं लगाना, मॉलिक्यूल के ऊपर नेट निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, बोलो। बिल्कुल सही है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, अब इस तरह से आप पहचान लोगे। बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, बताओ, इसका बताओ, प्लस आई, ये फ्री वैलेंसी है भाई, नेट चार्ज निगेटिव का सिंगल सा मतलब उसके माथे पे निगेटिव लिखा हुआ है कि नहीं, जैसे ओ निगेटिव, ऑक्साइड आयन O-2, तो वो क्या है, निगेटिव है, नाइट्राइड आयन N-3, ये सब क्या है, निगेटिव है, समझ गए ना, और कुछ नहीं लिखा है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है। तो बस दो चीज आपको पहचानना है, या तो उसके माथे पे क्या हो, नेट निगेटिव चार्ज लिखा हो, या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, बोलो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई होगा कि नहीं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये नहीं, उसी में आपका ये बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा ना, अनसेचुरेटेड आ गया, लिखो फटाफट। हम्म
न्यूट्रल कंपाउंड है तो एक कैटेगरी तो नहीं हुआ, नेट नेगेटिव चार्ज है नहीं। अब न्यूट्रल कंपाउंड में अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या होगा, प्लस आई, अदरवाइज माइनस आई। अब बोलो कोई कंफ्यूजन? और दोनों में से इफेक्ट देखोगे, जो नेट इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, तो हमेशा इसका। अभी ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों।